हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रोमांटिक लव स्टोरी है और इसमें रिवेंज भी है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले। एनीवेज, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेल लीड को, जिसका नाम डोंगजिन है। डोंगजिन हमें दिखाया जाता है कि कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। वो एक ट्रेड फेयर कंपनी के लिए काम करता है और अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यूं कहना गलत नहीं होगा कि वो वर्कहॉलिक है, यानी कि बस उसे काम करना ही पसंद है और वो उस कंपनी के लिए काम करता है जो एग्जीबिशंस वगैरह करवाती, यानी कि उसका ये काम है। और इसके अलावा उसके अपार्टमेंट का भी हमें सीन दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा बेरंग होता है और बहुत ज्यादा खाली खाली होता है क्योंकि उसे अपने काम से सिर्फ लगाव होता है। एनीवेज, अब यहाँ दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम वूजू है और वूजू अपने फ्रेंड यूनजुन के साथ बैठी है और ये दोनों एक फार्मेसी में इकट्ठे काम करते हैं। अब यहाँ वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में वूजू को एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसे बताया गया होता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसे फ्यूनरल हाउस में इनवाइट किया जा रहा होता है कि वो आके अपने रिस्पेक्ट पे कर जाए। एनीवेज, उसके बाद हम देखते हैं कि वूजू इस मैसेज से कुछ डिस्टर्ब हो जाता है एंड उसके बाद वो किसी दूसरे कैफे में सूजू पीने के लिए जाते। तो वहाँ पर डोंगजिन, जो कि हमारा मेल लीड है, वो भी बैठा हुआ होता है। अब वूजू कह रही होती है कि कल बारिश जरूर होगी। वो अपने फ्रेंड यूजुन से बेट लगा रही होती। अब इस बेट को लेकर डोंगजिन कुछ क्यूरियस सा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। तो यहाँ पे वूजू कह रही होती है कि देख लेना, बारिश जरूर होगी। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गॉड कल मेरा साथ दे और बारिश हो जाए ताकि मेरी असल हालत कोई ना देख सके। यूजुन बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि इस वक्त तुम ऐसा क्या करने जा रही हो? और वो फोरकास्ट देखता है और वाकई में 10% बारिश होने के चांसेस होते हैं, यानी कि वो जो बेट जीत चुकी होती है, यानी कि वो जो की चांसेस हैं कि वो बेट जीत सकती है। एनीवेज, वो 2 सूजू बॉटल्स का ऑर्डर करता है और उसके बाद हम डोंगजिन को देखते हैं। वो अपना बिल पे करने जाता है, लेकिन वो कैफे लेडी उससे ज्यादा बिल बता देती। वो उसमें उस सूजू के बिल को भी इंक्लूड कर देती है जिसका ऑर्डर वूजू ने दिया होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये बिल तो ज्यादा है, लेकिन वो लेडी उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है, ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाती है। तो यहाँ पर वूजू नोटिस करती है कि डोंगजिन उस लेडी के इतने हार्श होने के बावजूद कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इस बात से वो काफी परेशान होती है और उस लेडी को जाके बताती है कि सूजू की बॉटल्स के ऑर्डर तो उन्होंने दिए थे, तो वो डोंगजिन के साथ इतना हार्श क्यों हो रही। एनीवेज, डोंगजिन यहाँ पे चुप करके अपना बिल देकर वहाँ से निकल पड़ता है। तो वूजू उससे कुछ अट्रैक्ट होने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा उससे खामोश दिखाई दे रहा होता है। उसने ना कोई बात की, ना ही कुछ किसी बारे में जवाब दिया और ऐसे ही बाहर निकल। अब वूजू भी बाहर निकल के उसे काफी देर देखती रहती। उसका फ्रेंड यूजुन उसे जाने का कहता है और यूं हमारे मेल और फीमेल लीड की पहले इनकाउंटर हमें नजर आता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं, अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है वूजू का कि उसके घर में उसके 2 बहन भाई हैं। वो अपनी एक सिस्टर को उठाती और उसके बाद अपने भाई को चेक करने जाती है जो कि किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा होता है, बट उसकी आंख लग चुकी होती है तो वो चुप करके बाहर जाती है। एनीवेज, वो अपने बहन भाई को कह के जाती है कि उसने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो वो लोग उठ के ब्रेकफास्ट कर लिए और वो काम पे जा रही है, यानी कि फार्मेसी। और यहाँ वो बाहर निकल आ गया और यहाँ हमें इनका घर का ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है कि इनका बहुत ही प्यारा घर होता है जिसमें ये तीनों बहन भाई ही रहते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो तो ये समझ के जाती है कि उसका भाई पढ़ाई कर रहा है, बट एक्चुअल में वो गेम खेल रहा होता है और उसकी सिस्टर ये जाके देख लेती है। उसकी सिस्टर का नाम हाईसंग है और वो अपने भाई कैंग को डांट रही हो। तो वो अपनी बहन की हालत देख कर कहता है कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी इस हालत में कोई पिक्चर देख ली तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। और वो उससे उसकी पिक्चर कैप्चर करके सेंड कर रहा, बट वो उसे अपनी पिक्चर सेंड नहीं करने देती है, उसे सेलफोन छीन लेती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैंग और हाईसंग कुछ फन वाले तो हैं दोनों बहन, बट यहाँ पे वो जो काफी सीरियस दिखाई है और उन दोनों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे डोंगजिन भी नोटिस करता है कि बारिश हो रही, यानी कि उस लड़की का कहना सही था, वो मन में सोच रहा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वूजू का कि वूजू अपने फार्मेसी पे काम कर रही होती है। बारिश देखकर वो कुछ इमोशनल हो जाती है और अपने अम्ब्रेला को लेकर बाहर आ जाती है। वो अपने बचपन के सीन्स सोच रही होती है जिसमें वो अपने फादर के बारे में सोच रही होती, क्योंकि उससे रात मैसेज आ गया था कि उसके फादर की डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पर हमें क्लियर नजर आता है कि उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा है। और दूसरी तरफ हमें डोंगजिन के कंपनी में दिखाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मसला चल रहा होता है और उसकी पार्टनर उसे आके बता रही हुई है कि हमें पैसों की जरूरत है और तभी हमारा मसला हल हो सकता है, क्योंकि उनका एक्स बॉस बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा होता है। वो जहाँ एग्जीबिशन करवाना चाहते हैं वो ऑलरेडी पहले वहाँ पर बुकिंग करा लेता है। तो अब ये लोग इस सिचुएशन को लेकर काफी परेशान होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका दोस्त सुनवू, यानी डोंगजिन का दोस्त सुनवू जाता है उस एक्स बॉस से बात करने के लिए और उसे कहता है कि ठीक है, मैंने अपनी एक अलग टीम बना ली है। और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसका एक्स बॉस बहुत ज्यादा जेलस होता है इनकी कंपनी से, क्योंकि पहले ये लोग उसके लिए काम किया करते थे, लेकिन अब इन फ्रेंड्स ने अपनी अलग ही एक कंपनी बना ली है। तो अब उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती है और वो हमेशा पहले ही बुकिंग कर लेता है और उनके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट कर रहा होता है। तो यहाँ पर सुन
सुनवू जो कि डोंगजिन का फ्रेंड है वो भी ये बात कर रहा होता है कि हमने तुम्हारे एम्प्लॉय तो नहीं लिए हैं, अगर हमने कंपनी स्टार्ट की है तो उसमें सारे एम्प्लॉय हमारी तरफ से हैं, तो तुम हर बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों करते हो। तो वो कहता है तुम लोगों के पास कौन सा पैसे थे, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और तुम लोगों को पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। इधर हम देखते हैं कि वूजू कहीं रेडी होके जा रही होती, वो टैक्सी में होती है तो उसका फ्रेंड ग्यूजुन जो कि फार्मेसी में होता है वो उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ गायब हो गई हो, तुम्हें पता है ना कि लंच और में कितना ज्यादा रश होता है और मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है। तो वो कहती है मैंने तुमसे शर्त लगाई थी ना कि बारिश होगी, और वाकई में देखो बारिश हो रही है। और उसके बाद वो अपनी रिवीलिंग क्लॉथ्स में आकर फ्यूनरल पार्लर के सामने आके खड़ी हो जाती है और यहाँ पर यानी कि वो अपने फादर का फ्यूनरल अटेंड करने आती है, बट बहुत ही अलग स्टाइल में। वहाँ सब लोग उसे देखकर गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये लेडी कितने अजीब ड्रेसिंग में यहाँ पर आई हुई है। इतने में उसकी फादर की सेकंड वाइफ आगे बढ़ती है और उसे पूछने लग जाती है कि लेडी तुम कौन हो, तुम इस ड्रेस में किस तरह फ्यूनरल अटेंड करने आई हो, तुम इस आदमी की क्या लगती हो। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। तो इस बात पे वो उसे कहती है कि मैं अपना रिवेंज लेने आई हूँ, 15 ईयर्स हो गए हैं, तुम मुझे नहीं पहचान रही ना। फिर वो अपने ग्लासेस उतारती, यहाँ पर वो औरत उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो। तो वो कहती है क्या तुम्हें याद है। और यहाँ पर अब हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वूजू की सेकंड मदर वूजू की फैमिली फोटो के सामने खड़ी होती है और उसका फादर अंदर से चीजें चुरा रहा होता है। वो सारी ज्वेलरी और सारी चीजें उठा लेता है और फिर वो बाहर आता है और वो एक्टिंग करने लग जाती है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा है, यानी कि वो चोरी से घर से भाग रहा होता है। और ये सारा सीन उसकी एक्चुअल मॉम देख लेती है और उन्हें इस तरह भागता देख लेती है। और इस इंसिडेंट को वूजू जब छोटी थी तो उसने भी देख लिया था कि कैसे उसके फादर अपनी मिस्ट्रेस के साथ भाग रहे हैं। ये चीज देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो अपनी मदर को देख रही थी। वैसे अभी तक उसकी मदर का कुछ पता है, उन्होंने अभी तक स्टोरी में नहीं बताया कि उसकी मदर कहाँ है। एनीवेज अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि वो जो अपनी स्टेप मॉम से यहाँ पर बदला लेने आई है और वो अपने फादर से काफी रूठी हुई दिखाई दे रही है और वो रिस्पेक्ट पे करने के नाम पर यहाँ पर अतरंगी क्लॉथ्स में आई हुई है। यहाँ पर वो अजीबो गरीब गेटअप करके आई हुई है और यहाँ पर अब वो बड़े मजे से बैठ के खाना खा रही होती है। उसकी आंटीज वगैरह गॉसिप कर रही होती है। तो यहाँ पे वो कहती है कि इस औरत का मेरे फादर से कोई रिलेशन नहीं था, हमारी नजर में वो एक मिस्ट्रेस और एक चोर है, क्योंकि वो जब भाग रही थी उसने हमारे घर से बहुत सी ज्वेलरी और सारे पैसे उठा के भाग। अब इन बातों से उस लेडी का दिमाग बहुत खराब हो रहा होता है और उस लेडी का नाम हाईजी है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपने बेटे को कॉल करने लगती है, बट उसका बेटा कॉल नहीं उठा रहा होता है। अब सीन यहाँ पर कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं। डोंगजिन एक फिल्म में लोन लेने के लिए आता है, बट लोन के डिपार्टमेंट के चीफ उससे मिलने से मना कर देता है और यहाँ पर हाइसिंग काम करती है। हाइसिंग उसे सॉरी कर और कहती है कि वो कह रहे हैं वो उसे कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे डोंगजिन समझ जाता है कि वो उसे लोन नहीं देना चाह रहे, तो वो उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि उन्हें कहना मुझे जरूर बात करे। इतने में हाइसिंग के पास एक लड़की आती है और कहती है कि हैंडसम लड़का कौन है, वो कार्ड पे देती है। तो वो अपनी कंपनी का सीईओ है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़का हैंडसम भी है और सीईओ भी है, यानी कि ये बहुत ज्यादा अमीर होगा। तो यहाँ पे हाइसिंग कहती है कि अगर वो इतना अमीर होता तो वो लोन लेने क्यों आता। एंड उसके बाद सीन दोबारा से फ्यूनरल पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाईजी वूजू के आने से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, तो वो उसे कह रही होती है कि तुम खाना खा लो और उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। बट यहाँ पे वो फिर से अपनी स्टेप मॉम से आर्गुमेंट स्टार्ट कर देती। वो उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही होती है और उससे सारी बातें सुना रही होती है कि किस तरह उसने उनके घर को तबाह किया था, उनका घर तोड़ा था और उसकी फादर को लेकर चली गई थी। इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मारने लगती है लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और उसे कहती है कि तुम खाना खाओ और यहाँ से चली जाओ। अब यहाँ पर हम वूजू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही होती है। वो एक्टिंग तो कर रही होती है कि वो बहुत स्ट्रांग है और उसे अपने फादर की मौत का असर नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में वॉशरूम के पास आकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही। वॉमिट करने के बाद वो फ्रेश हो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है कि मुझे नहीं रोना और मुझे दिखाना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाहर वो अपनी आंटी की बातें सुन लेती है। उसकी आंटी को बताया जा रहा होता है कि हाईजी ने वो घर बेच दिया है जहाँ पे वो तीनों बच्चे रहते थे। ये बात सुनकर वो जो बहुत ज्यादा हैरान होती है और जाके आंटी से पूछने लग जाती है कि उसे सच सच बताया जाए किस घर के बेचने की बात हो रही है। और यहाँ पर अब उसे पता चलता है कि जिस घर में वो लोग बचपन से रह रहे हैं उसके फादर ने वो घर हाईजी के नाम कर दिया था और उसने वो घर बेच भी दिया है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि फिर वो कहाँ जाएंगे तीनों बहन भाई। वो जाती है और जाके हाईजी से इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है कि तुमने हमारा घर क्यों बेचा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की लीगल वाइफ हूँ और उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था, वो घर भी, तो इसलिए मुझे उस घर की जरूरत थी और मुझे पैसों के लिए उस घर को बेचना पड़ा। वो उसे कहती भी है कि क्या तुम पागल हो गई हो, हम वहाँ पे रहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। इतने में उसके भाई की कॉल आती और कैंग उसे बता देता है कि कुछ लोग आए हैं और वो घर खाली करने के बारे में बात कर रहे हैं। इस बात से वूजू को बहुत दुख होता है। वो उसे कहती है कि जैसा तुमने किया है वैसा ही तुम्हारे साथ जरूर होगा, बट यहाँ पर उसे कोई भी असर नहीं होता। तो वो उसे साफ कह देती है कि इसी वीक में तुम्हें घर खाली करना है और फिर वो उसे वहाँ से जाने का कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनवू के पास डोंगजिन की कॉल आती है। डोंगजिन उसे एक जगह पे बुलाता है। वो वहाँ जाके बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि डोंगजिन के पास उसकी कार होती है। वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। एक्चुअल में डोंगजिन उससे यही
इंक्वायरी कर रहा होता है कि तुम्हारे पास इतनी महंगी कार है, तुम इसे बेचकर भी कंपनी को पैसे दे सकते थे, बट तुमने पैसे नहीं दिए। तो इस बात से वो कुछ बहाने बनाने लग जाता है। यहाँ पे सुनवो का हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है, वो थोड़ा सा लापरवाह है। कंपनी के लिए एक्चुअल में काम तो डोंगजिन ही कर रहा है और मेहनत भी। सुनवो तो बस उसका पार्टनर बना हुआ है जो कि बस इन्वेस्ट करता है, असल काम सारे डोंगजिन ही करता है। अब यहाँ पे वो सुनवो को रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी कार मत बेचना, और उसके बाद वो डोंगजिन को रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी कार मत बेचना, और उसके बाद डोंगजिन बाहर निकलता है और वो फ्यूनरल पार्लर में आया हुआ होता है। ये चीज देखकर सुनवो भी हैरान हो जाता है कि वो फ्यूनरल पार्लर क्यों आया है, और अंदर जाके हमें पता चलता है कि वो फ्यूनरल पार्लर वूजू की फादर की वजह से आया होता है। और यहाँ पर हमें रिवील्ड होता है कि डोंगजिन एक्चुअल में हाईजी का बेटा होता है। यहाँ पर हाईजी बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रही होती है कि मैं इस दुनिया में अकेली रह गई, अब सिर्फ तुम ही मेरे पास हो, और बहुत ज्यादा रो रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू फ्यूनरल हाउस से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट लग रही होती है। उसका बैग गिरता है और अपना सामान उठाते हुए आखिर उससे कंट्रोल नहीं होता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। इतने में उसका फ्रेंड युनजुन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो भी बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाता है। एंड यहाँ पर फ्यूनरल से फ्री होके हाईजी अपने बेटे के पास आती है, और यहाँ पर हमें इनका रिलेशन नजर आता है कि वो लोग 5 सालों से नहीं मिले हैं, और वो इसी बात का शिकवा कर रही होती। और वो उसे कहती है कि मुझे पता चला था तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं। और वो उससे कहती है तुम्हें पहले ही मुझे पैसों का कह देना चाहिए, मुझे किसी और से पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। अब वो उससे सिर्फ यही क्वेश्चन करता है कि ये पैसे आपको कहाँ से मिले, बट वो उसे रियलिटी नहीं बताती है कि वो पैसे उसके पास कहाँ से आए। वो कहती है तुम फिक्र मत करो, ये मैंने चोरी नहीं किए हैं। अब यहाँ पर हाईजी अपने बेटे से बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे हेयर कट का कह रही होती है, बट वो उससे पीछे हो रहा होता है। यहाँ हमें नजर आता है कि डोंगजिन अपनी मॉम से बहुत ज्यादा अलग पर्सनैलिटी है। वो बहुत ज्यादा खामोश रहता है, बट उसकी मॉम यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल गेम खेल रही होती है कि मैं अब अकेली हो जाऊं। बट इन बातों का असर डोंगजिन को लग नहीं रहा होता है। इधर हम देखते हैं वो उससे कहता है कि मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम वूजू के घर में देखते हैं, वहाँ अलग ही हलचल मची होती है क्योंकि उन्होंने घर खाली करना होता है। अब वो घर उनका नहीं रहा है और वो तीनों बहन भाई अपनी सारी चीजों को उठा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हर चीज को उठाते हुए हो रहे होते। उनका फ्रेंड युनजुन भी उनके साथ होता है, उनकी हेल्प करा रहा होता है। यहाँ हम हाइसंग को भी देखते हैं जो बहुत सी चीजें उठा रही होती है, बट अपने फादर के साथ पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही होती है। वो जो लास्ट टाइम अपने घर को देखती है और फिर वो लोग चले जाते हैं। अब 2 मंथ्स के बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजिन ने अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर लिया होता है पैसे वगैरह देकर, और अब वो यहाँ पे बॉस बना हुआ है, यानी कि वो कंपनी का सीईओ बना हुआ है। अब ये चारों इसी बारे में बैठ के बात कर रहे होते हैं और सुनवो को तो पता भी नहीं होता है कि सब कुछ डोंगजिन ने अपने अंडर कर लिया है। और वो सबको डांट रहा होता है कि मैं भी प्रेसिडेंट हूँ और मुझे इन बातों का क्यों नहीं पता चला। तो वो कहता है तुम ऑफिस ही कहाँ आते हो, बातों का पता करने के लिए तुम्हें ऑफिस में होना जरूरी है। यहाँ पे सुनवो कुछ फनी बंदा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे डोंगजिन तो बहुत ज्यादा सीरियस इंसान। अब यहाँ पे उन्होंने एक और फेयर करना होता है, तो वो उन लोगों को कह रहा होता है हमें अभी अभी इन्वेस्टमेंट मिली है, प्रॉफिट हुआ है, तो हमें दूसरी जगह एग्जीबिशन वगैरह नहीं करवाना चाहिए, हम लोग बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो वो कहता है हमें अपना एग्जीबिशन करवाना पड़ेगा। अब वो उसकी सारी डिटेलिंग वगैरह उन्हें देने लगता है कि मैंने मीटिंग वगैरह भी अरेंज कर ली है। बट सुनवो फिर से उठ के चला जाता है कि अब लंच का टाइम है, हमें लंच करना चाहिए। लंच करते हुए वो उसे कह रहा होता है कि तुम कैंपिंग एग्जीबिशन करा रहे हो, ये कैंपिंग तुम तब किया करते थे जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिनयोंग थी, तुम उसके साथ काफी कैंपिंग किया करते थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे उसका ब्रेकअप हो गया। अब वो उसके बारे में उससे बात कर रहा होता है, पर डोंगजिन को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसे साफ मना कर देता है कि मुझसे मिनयोंग की बात मत करो, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अब वो उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारी मॉम ने ये पैसे कहीं गलत जगह से तो नहीं दिए, क्योंकि अगर ये पैसे गलत जगह के हुए तो हम लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम हाइसंग को देखते हैं जो अपनी फिल्म में काम कर रही होती है, बट इतने में एक लेडी वहाँ पर आती, तो यहाँ पे वो उसे अपना ID कार्ड देती है। तो वो उसे कहती है कि आपके हस्बैंड का क्या नाम है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती, और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हाइसंग किसी ऐसे लड़के को डेट कर रही थी जो ऑलरेडी मैरिड था, और यहाँ पर उसे इस बात का नहीं पता था। और उसकी वाइफ आकर अब हाइसंग को बहुत मार रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चलाने की। बट हाइसंग को इस बारे में सच में नहीं पता होता है। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, सॉरी कर रही होती है और बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है, और वो उसे प्रॉमिस कर रही होती है कि वो आज के बाद उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखेगी, क्योंकि वो उसे कह रही होती है मुझे पता है कैसा फील होता है, क्योंकि उसके फादर ने भी यही किया था। तो इसलिए वो किसी ऐसे लड़के को डेट नहीं करना चाहती है जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, और वो सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती। इतने में वहाँ पर वूजो भी आ जाती है, क्योंकि वूजो को भी कोई इन्फॉर्म कर देता है कि हाइसंग के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे वूजो आती है और उस लेडी को कहती है कि मैं इसकी बहन हूँ, तुम मेरा नंबर ले सकती हो, या आज के बाद तुम्हारे हस्बैंड से कभी भी कोई कांटेक्ट नहीं करेगी। वो कहती है मैं इसका कैसे विश्वास करूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें अपना नंबर देती हूँ, और अगर इसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो तुम मुझे ही बताना और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और वो उसे कहती है मैं इसकी छोटी बहन हूँ, मगर मैं इससे मुख्तलिफ हूँ। वो इस मार पर इसलिए चुप रही थी क्योंकि उसकी गलती, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ज्यादा खतरनाक हूँ। अब यहाँ पर उन सारी फोटोज को वो जो फेंक रही होती है, बट हाइसंग उन्हें नहीं फेंकने देती है और कहती
कहती है कि वो उन पिक्चर्स को रखना चाहती है, बट यहाँ पर वो जो से बातें सुनाने लग जाती है कि तुम हमेशा किसी ऐसे को डेट क्यों करती हो जिसका ऑलरेडी कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, क्या तुम्हें कोई परफेक्ट आदमी नहीं मिल सकेगा। तो वो उसे कहती है तुमने कभी डेट नहीं की है इसलिए तुम्हें नहीं पता है, बट वो उसे धमकाती है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें केयरफुल रहना है और किसी को डेट मत करना, यही बेहतर रहेगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वूजू को कंपनी से जो फूड के ऑर्डर आए होते हैं वो ग्रोसरी से उन्हें खरीद रही होती है। इतने में एक एम्प्लॉय का मैसेज आता है, वो उससे कोई चीज लाने का कहता है, बट वो इस चीज को इग्नोर कर दिया और अब वो अपनी कंपनी पहुंच के लिफ्ट ले रही होती है। लेकिन वहाँ पे कोई आता है, उसकी हेल्प करता है, वो और कोई नहीं बल्कि डोंगजिन होता है। डोंगजिन सारी चीजें उठा के उसके साथ रखता है। तो यहाँ पे सुनवो ये देखकर बहुत हैरान होता है। सुनवो डोंगजिन से इशारों में पूछने लग जाता है कि ये लड़की कौन है, तुम इसे जानते हो। तो डोंगजिन को जवाब नहीं देता, तो वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ ही काम करती हूँ। ये बात सुन के सुनवो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सुनवो डोंगजिन से कहने लग जाता है कि ये कौन है। तो वो कहता है इसने इसी हफ्ते ज्वाइन किया है और ये पार्ट टाइम असिस्टेंट है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये लड़की मुझे बहुत अजीब लग रही है, इसका एटीट्यूड सेम टू सेम तुम्हारी तरह है। यहाँ पे डोंगजिन कहता है वो काम में बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे सुनवो समझ जाता है कि डोंगजिन अपना काम करना चाहता है, तो सुनवो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर वो एम्प्लॉय जिसने उसे मैसेज किया था वो आके पूछती है तुम वो चीज लेकर आई हो। तो वो उसे कहती है मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, आइंदा से मुझे किसी चीज का ऑर्डर मत देना। यहाँ पे नजर आता है कि वूजू बाकी एम्प्लॉयज से भी अच्छा बिहेव नहीं करती है और सब लोग इससे वहाँ नफरत करते हैं, बट यहाँ पर सारे बॉसेस उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो काम अपना बहुत अच्छे से करती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हायसंग बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ होता है और वो अब बहुत ज्यादा रो रही होती है और उसका साथ देने के लिए और कोई नहीं बल्कि यूनजुन इसके साथ बैठा होता है। बट यहाँ पे उसकी कंडीशन अनकंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पर यूनजुन कॉल करके वूजू को बताना चाह रहा होता है, बट वूजू उसकी कॉल अटेंड नहीं करी होती। और यहाँ पे हमें वूजू का दिखाया जाता है एक्चुअल में वो डोंगजिन पर नजर रखे हुए होती है। वो जहाँ जा रहा होता है वो उसकी एक्टिविटीज देख रही होती है। और यहाँ पर अब हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि वूजू की आंटी ने उसे बता दिया था कि तुम्हारे डैड ने मरने से पहले सब कुछ अपनी दूसरी वाइफ के नाम कर दिया था और उसका एक बेटा भी है और उसने घर अपने बेटे के लिए बेचा है क्योंकि उसके बेटे को कंपनी के लिए पैसों की जरूरत थी। तो यहाँ पर वो उसको ये भी बताती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हें भी पैसों की जरूरत है, तुम अपने मॉम की ट्रीटमेंट पे सारे पैसे खर्च कर चुकी हो। और यहाँ पर वो उसकी बुराई कर रही होती है कि मेरे ब्रदर ने उससे शादी क्यों की, वो एक गोल्ड डिगर है। ये बातें सुन के वो बाहर निकलती है, बट उसकी आंटी उसके पीछे आती है और उसे डोंगजिन का बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि मैंने फ्यूनरल हॉल पे ये ले लिया था, तो तुम जाके उससे बात कर सकती हो। आखिरकार उसके बेटे को भी पता होगा कि उसने तुम्हारा घर बेचा है। तो इसलिए अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वूजू को पता चल गया है कि डोंगजिन हाईजी का बेटा है, यानी कि उसकी स्टेप मॉम का। तो इसलिए वो उसका पीछा कर रही होती है। अब यहाँ पर यूनजुन और हायसंग बैठे होते, तो यहाँ पर यूनजुन वूजू के बारे में बात करता है कि तुम्हें याद है कि जब तुम स्कूल में थी तो तुम्हारे शूज किसी ने चोरी कर लिए थे। उन बुलीज का तुम्हें याद है ना वूजू ने क्या हाल किया था और किस तरह उसने उन शूज को ढूंढने के लिए हर हद क्रॉस कर दी थी। तो यहाँ पर हायसंग कहती है हाँ मुझे याद है, मेरी बहन कितनी पागल है, मुझे उन शूज के बारे में याद भी नहीं था, बट वो उन शूज को लेकर आ गई थी। तो वो कहता है यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी बहन एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत बड़ी साइको है। और सोचो कि उसने अपना घर खोया है तो अपने घर के लिए वो क्या कुछ कर सकती है। और यहाँ पे अब हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें पता चला है कि वूजू कितनी बड़ी साइको है और वो अपनी फार्मेसी में जॉब छोड़ चुकी है और एक हफ्ते से डोंगजिन की कंपनी में काम कर रही है और उस पे नजर रखी हुई है और उसकी हर एक्टिविटी को देख रही है। और यहाँ पर अब वो उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, वो उसके ईमेल्स को चेक कर रही होती है ताकि उसे उसके अपार्टमेंट का पता चल सके। लेकिन इतने में एक शॉकिंग सीन होता है। यहाँ पे डोंगजिन उसके पास आता है और उसे कहता है तुम मेरे अपार्टमेंट के बारे में ढूंढ रही हो ना, मेरे अपार्टमेंट का नंबर 2701 है। और यहाँ पर वो जो शॉक्ड होकर खड़ी होती है और वो अपनी हुडी उतार के उसे अपना फेस दिखा देती है और इस मोमेंट पर हमारी एपिसोड खत्म होती है। तो गाइज आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, क्या मुझे ये ड्रामे को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।